नमस्कार, गुड इवनिंग, जय भीम दोस्तों। अम्बेडकर नामा के 36वें एपिसोड और लाल की क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। 35वें एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हिंदू नेताओं के सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर ने भाषण दिया था जब गांधी के आमरण अनशन की घोषणा हो चुकी थी 20 सितंबर से, और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि गांधी अगर कोई प्रस्ताव हमारे सामने रखते हैं, कंक्रीट प्रपोजल अगर लेकर आते हैं, तब मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। मतलब अंबेडकर थोड़ा सा लिबरल, थोड़ा सा झुक रहे थे कि मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि कॉमनवेल्थ अवार्ड में जो कुछ मिला है उससे कुछ बेहतर ऑप्शन उनके पास है तो मैं बात करूँगा, मैं कॉमनवेल्थ अवार्ड छोड़ भी सकता हूँ। ये बात उन्होंने कही थी। अब चलिए इसके आगे क्या घटनाक्रम है उस पर नज़र डालते हैं। सोमवार 20 सितंबर 1932 दोपहर 12 बजे गांधी का आमरण अनशन शुरू हो गया। इस मामले में बातचीत करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जयकर, मदन मोहन मालवीय, मथुरा दास वासनजी, ये सारे लोग सवर्ण हिंदू नेता के प्रतिनिधि के रूप में थे और B.R. अम्बेडकर साहब को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। इस मीटिंग में, सम्मेलन में गांधी की ओर से सर चुन्नी लाल प्रस्ताव लेकर आए थे। अब यहाँ ये तो बात स्मरण करने की है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले ही शर्त लगा दी थी कि गांधी की ओर से यदि कोई दलित प्रतिनिधि, इशारा उनका राजा और उनकी मंडली की ओर था, MC राजा और मंडली की ओर, ये कोई भी प्रतिनिधि अगर आएगा बात करने तो मैं बात नहीं करूंगा, किसी गैर दलित से ही बात करूंगा। तो ये सर चुन्नीलाल शायद गैर दलित रहे होंगे। उन्होंने गांधी की तरफ से जो प्रस्ताव लाया, दो प्रस्ताव थे। पहला कि गांधी पृथक निर्वाचन मंडल के खिलाफ है, पहला। दूसरा प्रस्ताव कि वे संयुक्त निर्वाचन मंडल में, ज्वाइंट इलेक्टोरेट में भी आरक्षित सीटों के लिए सहमत नहीं है, लेकिन मुंबई में यदि हिंदू सम्मेलन में जो नेता लोग बैठेंगे वो आरक्षित सीटों के लिए कोई स्पेशल डिसीजन लेते हैं, विशिष्ट निर्णय लेते हैं, तो वे इस पर आपत्ति नहीं उठाएंगे। लेकिन फिर वो कंडीशन लगा देते हैं, राइटर, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होगा कि यह आवश्यक ही हो कि वे उस राय से, उस निर्णय से सहमत ही हों। यदि किसी तरह किसी तथ्य पे कोई सहमति बनती है तो ये संभवतः अपनी स्वीकृति दे दें। गांधी के इस प्रस्ताव को सुनने के बाद अम्बेडकर बोलने के लिए खड़े हुए और अम्बेडकर का भाषण बहुत ओजस्वी और दमदार था और एकदम दिल को छू लेने वाला था। उन्होंने कहा कि आज मैं इस कठिन परिस्थिति में सभी व्यक्तियों से, अन्य की तुलना में सभी व्यक्तियों से मैं असहज महसूस कर रहा हूं। दुर्भाग्यवश इस शांतिपूर्ण बातचीत के दौरान डिप्रेस क्लास के लोगों के लिए जो न्यायोचित जो मांग मैं मान रहा हूं, डिप्रेस क्लास लोगों के लिए, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खलनायक की भूमिका का निर्वाह कर रहा हूं, कि विलेन बनते जा रहे हैं अम्बेडकर। लेकिन मैं अपने लोगों को उनके जो न्यायोचित मांगों को मनवाने के लिए किसी भी सीमा तक नुकसान उठाने के लिए तैयार हूं। लुक एट द लेवल ऑफ कमिटमेंट, कि चाहे आप मुझे विलेन भी बनाएं तब भी डिप्रेस क्लास को अधिकार दिलाने के लिए मैं कटिबद्ध हूं, वचनबद्ध हूं। आगे कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने धर्मनिष्ठ कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा और अपने लोगों के न्याय संगत मांगों और उनके हितों के लिए कभी विश्वासघात नहीं करूंगा, भले ही आप नजदीक के बिजली के पोल में ले जाकर मुझे टांग दें, वहां फांसी पे चढ़ा दें।
कि आज जिस प्रश्न से हम रूबरू हो रहे हैं, मतलब डिप्रेस क्लासेस को प्रश्न को लेकर, उसका निपटारा, उसका समाधान भावना, इमोशंस, भावना के अनुसार, भावना में बहकर नहीं किया जा सकता, बल्कि उसका समाधान संवैधानिक रास्ता अपनाकर ही किया जा सकता है। क्योंकि यह असंख्य भाइयों से, लोगों से जुड़ा हुआ है जो युगों से गुलामी का जीवन जी रहे हैं। गांधी बार बार अंतःकरण की बात करते थे, आत्मा की बात करते थे, तो यहाँ अम्बेडकर कहते हैं कि अंतःकरण का पालन करने मात्र से यहाँ कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। कि गांधी हर बात को वो मतलब एक तरह से प्योरिटी, अंतःकरण, आत्मा, इसकी बात समझते थे कि सेल्फ शुद्धि जो होगा उससे सुधार होगा। तो कहते हैं कि इससे कोई, अंतःकरण की बात करने से यहाँ कोई इसका लाभ होने वाला नहीं है। महात्मा गांधी के प्रस्ताव के स्वरूप को यदि हम देखें तो इस विचार तो इस पर सोच विचार करने के लिए कुछ समय हमें और चाहिए, और तब तक आप लोग जाकर गांधी को समझाएं कि वो 10-12 दिन के लिए अपना भूख हड़ताल स्थगित कर दें। तो इस पे जो समिति के अध्यक्ष थे, कार्यक्रम के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय, उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, कि अब भूख हड़ताल टल नहीं सकता है। तो इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सांप्रदायिक जो कम्युनल अवार्ड है उसको छोड़ने के लिए भी मैं सहमत नहीं हूं। जरा यहाँ बार बार मेरे जहन में एक सवाल आता है कि गांधी आमरण अनशन पे बैठने वाले हैं, बैठ गए हैं 20 सितंबर को, उनके लिए पूरा मुल्क लगा हुआ है, और अंबेडकर को मनाने में और बार्गेनिंग करने में, धमकी देने में, चिट्ठी लिखने में, तमाम सब घटनाक्रम एक साथ चल रही है। लेकिन फर्ज कीजिए कि ये केस उल्टा होता, अगर अंबेडकर आमरण अनशन पे बैठते तो क्या इस देश के ये सम्भ्रांत लोग यह प्रयास करते? ये सवाल मेरे जहन में बार बार आता है, इसलिए मैं आपके लिए भी सोचने के लिए भी मैं छोड़ देता हूं। तो इसके बाद सम्मेलन अगले दिन 21 सितंबर के लिए स्थगित, 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। और तुरंत बाद सम्मेलन के प्रमुख नेता बिरला हाउस पहुंचे। वहां पर तेज बहादुर सप्रू ने आरक्षित सीटों के संबंध में प्राथमिक एवं माध्यमिक चुनाव की योजना प्रस्तुत की है। डिटेल्स आप किताब में देख सकते हैं, वॉल्यूम 17 पार्ट 1 पेज नंबर 63 से लेकर 180 के बीच में सारी कहानी है। लंबे विचार विमर्श के बाद अंबेडकर ने कहा कि एक समझौता हो सकता है, बशर्ते कि कम्युनल अवार्ड के संबंध में थोड़े अधिक रियायतें दी जाए, ताकि जो कम्युनल अवार्ड से जो नुकसान होगा उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। तो इस बात पे कांग्रेस के प्रतिनिधि राजी हो गए। वो बोले कि ठीक है, हम इस पे विचार विमर्श करेंगे। सो इस संदर्भ में मदन मोहन मालवीय ने एक छोटी समिति का गठन का सुझाव दिया, जिसके अनुसार उसमें तेज बहादुर सप्रू, जयकर, मालवीय, मथुरा दास जी और अंबेडकर शामिल हुए। इनको 4-5 लोगों को मिलाकर एक कमेटी बनी, और इन नामों की सूचना जो है वो सम्मेलन को दे दी गई कि एक बातचीत करने के लिए एक समिति बनी है। अब इसके बाद अंबेडकर ने एक मांग पत्र तैयार किया कि अगर कम्युनल अवार्ड नहीं तो क्या। तो उन्होंने एक मांग पत्र तैयार किया, उसके 5-6 पहलू हैं, और इसको गौर से सुनिएगा, ये समझने लायक है। कि पहला जो था मांग पत्र में, वो था कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, जो प्रांतीय विधान मंडल है, उसमें प्रतिनिधित्व। तो इसमें आप किताब में उलट के देख सकते हैं, मद्रास से लेकर असम तक इन्होंने जो कम्युनल अवार्ड में जो सीटें दी गई थी उससे सीटें बढ़ा कर रखी। जैसे 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूं कि मुंबई में 18 सीटें कम्युनल अवार्ड में दी गई थी 215 में से, लेकिन अंबेडकर ने अपने मांग में 30 रखा। ये मद्रास में, मुंबई में 200 में से उन्होंने 16 रखा, जबकि
कम्युनल अवार्ड में 10 दिया गया था। इसी तरीके से असम में 108 में से 11 सीट की उन्होंने मांग की और पहले कम्युनल अवार्ड में 4 दिया गया था। तो कम्युनल अवार्ड के तुलना में उन्होंने सीट की संख्या बढ़ा दी और उसमें उन्होंने कहा, जो दूसरा पॉइंट था, कि इन सीटों पर चुनाव की पद्धति संयुक्त निर्वाचन मंडल और आरक्षित सीट प्रणाली होगी। संयुक्त निर्वाचन मंडल लेकिन आरक्षित सीट प्रणाली होगी और इसमें कुछ शर्तें भी हैं। शर्तें भी उन्होंने लगाई, वो जो डिटेल जो साथी देखना चाहते हैं किताब उलट कर देख सकते हैं। इसके बाद दूसरी बात आती है कि पहले 10 वर्षों के बाद प्राथमिक चुनाव प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा और बिना किसी अपवाद के सभी सीटें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली तथा आरक्षित सीट प्रणाली के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा पूर्ववत भरी जाएंगी। लोग कहते हैं ना कि 10 वर्ष के लिए बोले जा रहे हैं, कि बात दूसरी है, गौर से सुनिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूं। पहले 10 वर्षों के बाद प्राथमिक दो स्टेज का चुनाव था। प्राथमिक चुनाव प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा और बिना किसी कंट्रोवर्सी के सभी सीटें संयुक्त निर्वाचन प्रणाली और आरक्षित सीट के हिसाब से बढ़ा जाएगा। एक और पॉइंट इसमें कहते हैं, संयुक्त निर्वाचन मंडल में, ज्वाइंट इलेक्टोरेट में तथा आरक्षित सीट जो होगा, जिसमें आरक्षित सीटें होंगी, कि दलित वर्गों का विशेष प्रतिनिधित्व का अधिकार अगले 15 वर्षों तक जारी रहेगा। 10 वर्ष नहीं, 15 वर्ष तक, कि सेपरेट ज्वाइंट इलेक्टोरेट विथ रिजर्व सीट वो 15 वर्षों तक जारी रहेगा। इस अवधि के बाद, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस अवधि के बाद दलित वर्गों के बीच रेफरेंडम होगा। जनमत संग्रह के आधार पर इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा। तो जो साथी कहते हैं कि 10 साल के लिए बोले थे, तो दूसरा पार्ट छोड़ देते हैं कि वो रेफरेंडम की ही बात किए थे कि दलित लोग चाहते क्या है। वो कहते हैं कि पहले जनमत संग्रह होगा, तब इस पे कोई निर्णय किया जाएगा। केंद्रीय विधानमंडल में भी यही फॉर्मूला काम करेगा। ये अगली बात। उसके बाद कहते हैं कि दलित वर्ग के लोगों को प्रौढ़ मताधिकार होगा, वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। उसमें कोई कंडीशन नहीं, संपत्ति का कोई कंडीशन नहीं, कुछ भी नहीं, कि और दलित वर्गों के लिए प्रांतीय तथा केंद्रीय विधायिकाओं में, विधानमंडलों में के लिए मताधिकार एक समान होगा, एक ही तरह का वोट होगा। ये पहला भाग है केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल को लेकर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी, रेफरेंडम कराने के लिए जनमत संग्रह होगा, तब इस पे कोई निर्णय होगा। अब आइए भाग 2 में। भाग 2 में 3-4 पॉइंट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके सामने रखना चाहता हूं। वो लिखते हैं इसमें, ये प्रपोजल जो उन्होंने दिया कि सभी प्रांतों में कि दलित वर्गों को वर्तमान तथा भविष्य में जनसंख्या के अनुसार गठित किए जाने वाले सभी प्रांतों में नगर निगमों, स्थानीय बोर्डों, जिला और तालुकों, ग्राम यूनियनों, पंचायत के स्कूल बोर्डों और किसी भी स्थानीय निकाय में प्रतिनिधित्व की अनुमति होगी। सोचिए, 32 में कह रहे हैं, ग्राम पंचायत से लेकर स्थानीय बोर्ड जहां भी है, नगर निगम, सब जगह आबादी के अनुसार उनका प्रतिनिधित्व होगा। दूसरा, सभी केंद्रीय और प्रांतीय लोक सेवाओं में दलित वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अपॉइंट करना पड़ेगा। उनकी न्यूनतम नियुक्ति की गारंटी होगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन के अलावा, मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ पूरे सीट भरने की व्यवस्था होगी और जरूरत पड़ी तो उनको कानून को हटाकर कानून नया बनाकर उनको विशेष अवसर भी दिए जाने की बात उन्होंने वहां पे कही थी। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि हर प्रांत में आबादी के अनुसार शिक्षा के लिए ग्रांट देना होगा, शिक्षा के लिए ग्रांट। चौथा पॉइंट, कनाडा के संविधान की धारा 93 के अनुसार संविधान में यह प्रावधान होगा
कि जिसके अनुसार अगर दलित वर्गों को शिक्षा, साफ सफाई, लोक सेवाओं में भर्ती आदि मसलों में अगर उनके हितों की अनदेखी हो रही है तो उनको गवर्नर जनरल और गवर्नर के पास अपील करने का अधिकार होगा। ये सारे शर्तें थी, सिर्फ एक नहीं था 10 वर्ष के लिए, सभी शर्तें उसमें थी। तेज बहादुर सप्रू ने आरक्षित सीटों के लिए कुछ फॉर्मूला उन्होंने डेवलप किया, बताया। इस पे अंबेडकर ने कहा कि हम अपने साथियों से बातचीत, राय मशवरा, विमर्श के बाद हम 2 घंटे में लौटते हैं। डॉक्टर अंबेडकर रात को लौटे और कहा कि यह प्रस्ताव उन्हें स्वीकार है, लेकिन उन्हें ब्रिटिश हुकूमत से दी गई सीटों से ज़्यादा सीटें चाहिए। ज़्यादा सीटों की उन्होंने मांग की। नेताओं ने सुझाव मान लिया और जयकर, सप्रू, बिरला, राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंगलवार को आधी रात में गांधी से मिलने पूना के लिए रवाना हो गए। बुधवार 21 सितंबर 1932 को दोपहर में सप्रू ने संदेश भेजा अंबेडकर को कि आप इमीडिएटली, तत्काल पूना आइए। ये संदेश आया। तो बुधवार को रवाना होने से पहले अंबेडकर ने टाइम्स ऑफ इंडिया को एक दिलचस्प इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि पूना से यह संदेश मिला है कि सम्मेलन द्वारा नियुक्त समिति को जो मैंने प्रपोजल दिया है, जो मैंने प्रस्ताव दिया है, उस पर बातचीत करना चाहते हैं गांधी मुझसे, कि जो एजेंडा, जो प्रपोजल हमने सबमिट किया है उस पर गांधी मुझसे बात करना चाहते हैं। लिखा, उन्होंने कहा कि मैं निमंत्रण स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं यह भी स्पष्ट करता हूं कि मुझे श्री राजा और उनके दल के साथ बातचीत से कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगर गांधी को उनसे बातचीत करनी है तो गांधी उनसे अलग से बातचीत कर सकते हैं। ऐसा कहने का उनका कारण क्या था? ऐसा करने का कारण यह था कि ये विवाद जो है, अंबेडकर और उनके दल एक तरफ और गांधी दूसरी तरफ, ये विवाद उनके बीच था और राजा ने पहले ही पाला बदल लिया था। वो अंबेडकर का विरोध कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा कि हम राजा और उनकी कंपनी से हम बात नहीं करेंगे, अंबेडकर से 1 to 1 सीधा बात करेंगे। तो ये थी बात। 21 सितंबर तक ये बात हो रही है। उसके बाद सब लोग अब आपका फिल्म का जो है भूगोल बदल रहा है और रंगमंच अब मुंबई से पूना पहुंचेगा, यरवदा जेल में। वहाँ पे फिर डेलीगेशन मिलता है हिंदू नेताओं का, गांधी की अंबेडकर से मुलाकात होती है। क्या क्या बातें हुई, कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता है, इसको देखने के लिए अगले एपिसोड नंबर 37 तक आपको इंतजार करना होगा। तब तक ये 18-19 मिनट का है, इसको खूब इत्मीनान से सुनिए और लोगों को सुनाइए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा लोगों के बीच बातचीत हो सके। शुक्रिया साथियों, जय भीम, गुड नाइट।